Hello everyone. So previously we have studied the policy measures taken to improve the agriculture sector, and in today's class we'll be studying the reforms taken by the government to develop the industrial sector and the foreign sector. तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करने वाले कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट किए थे. ओके तो हमें पता है कि अभी अभी इंडिपेंडेंट नेशन है, तो अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी बिकॉज इन गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस था वो था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर. बट साथ ही साथ ये भी देखा गया था कि जो जितने भी डेवलप नेशन है उनका जो मेजर ग्रोथ का रीज़न था दैट वाज द डेवलपमेंट इन देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर. बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, प्रोडक्शन होगी और इनकम जनरेशन होगी. फिर तो ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्शन, ओवरऑल कंट्री की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो सकती है. तो उस केस में इंडिया के लिए भी ज़रूरी बन जाता है कि इंडिया का भी अगर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है. तो हम वही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कौन से मेजर्स अडॉप्ट करती है. क्लियर? ओके, so let's start. So developing countries like India can progress only if they have a good industrial sector. Why? Because industrial sector जो है वो employment provide करती है. Agriculture sector के बाद सबसे ज़्यादा लेबर को जो कंट्री एम्प्लॉय करती है, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर एम्प्लॉय करता है दैट इज़ नथिंग बट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली. ओके, विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर. ओके, industrialization promotes modernization and overall prosperity. Due to this reason, 5-year plan stressed a lot on the industrial sector. So basically आप सभी को याद होगा कि फर्स्ट 5-year plan का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड द जो सेकंड 5-year plan का ऑब्जेक्टिव है दैट वाज टू डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, सो अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर Industrial Policy Resolution 1956 was adopted to develop the industrial sector. So this is basically known as the second policy resolution. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 1956 के अंदर IPR स्टार्ट करा था. ओके, सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज लिमिटेड. ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी इंडिया के अंदर. मेजरली कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट इंडस्ट्रीज ही ऐसी दो इंडस्ट्रीज थी जो कि इंडिया में काफ़ी डेवलप्ड थी. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर मोस्टली डेवलप थी, एंड दोज वर कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट इंडस्ट्रीज. ओके, सो देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स. तो सिर्फ 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स थी. फर्स्ट पहली वाली जो थी वो थी जमशेदपुर के अंदर और दूसरी वाली जो थी वो थी कोलकाता में. ठीक है, सो जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील फर्म का जो मेजर लीडर था दैट वाज टिस्को. टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. ठीक है, फर्स्ट क्या थी? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. दिस वाज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, दूसरी इंडस्ट्री जो थी वो थी कोलकाता में. कोलकाता में इट वाज BOI. BOI मतलब बुरमा ऑयल इंडस्ट्री. बुरमा ऑयल इंडस्ट्री. So this industry was a leading player in the oil सेक्टर. क्लियर है? ओके, सो दो ऐसी इंडस्ट्री जो काफ़ी वेल मैनेज थी, एक थी जमशेदपुर में दैट इज टिस्को एंड दूसरी थी कोलकाता में दैट वाज BOI. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका MCQ के अंदर. ठीक है, दो इंडस्ट्री कहाँ थी? जमशेदपुर में पहली और दूसरी इन कोलकाता. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी क्यों है. ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, आपको ब्रीफ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है. ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं दैट इज व्हाट वाज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क का पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में को डेवलप करने में गवर्नमेंट का क्या रोल था. ठीक है, सो पहला रोल क्या था गवर्नमेंट का? दैट वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर. देखो अभी इंडिपेंडेंट नेशन है तो अभी प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो कोई ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर कोई ना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सके. ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा टू डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्लियर? सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन द
इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उनके पास इतना कोई कैपिटा नहीं था रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टाटास एंड बिरलास वर द ओनली टू वेल नोन एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ठीक है. सेकेंड रीजन क्या है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का to intervene in the industrial sector, that was the lack of incentive for private sector. देखो सिंपल सी बात है, अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है तो लोगों के पास भी अभी इतना पैसा नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो अभी लोगों की डिमांड भी कम है. देयरफॉर प्राइवेट सेक्टर के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है भी ना, तो स्टिल वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो, ऑलरेडी नो कि डिमांड है नहीं उनकी चीज़ों की, तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे. इसलिए उनका कोई इंसेंटिव, उनके पास कोई मोटिव ही नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने का. ओके, सो द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज द प्राइवेट industries to undertake major projects even if they had the capital to do so. ठीक है. एंड थर्ड रीजन क्या है पब्लिक सेक्टर के इंटरवेंशन का, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. दैट इज वी नो कि इंडिया में वी फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, तो अगर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल्स को डेवलप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. क्लियर. So the objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through the direct participation of the state in the process of industrialization. Clear? तो I hope सबको ये clear हो गया है कि industrial sector को develop करने के लिए government को क्यों intervene करना पड़ा. Clear? Okay? अब next अब हम पढ़ने वाले हैं about industrial policy resolution 1956. So this is a very very important concept कि second 5-year plan में हमने industrial sector policy industrial policy resolution स्टार्ट करा था, अडॉप्ट करा था इन द ईयर 1956. ठीक है. ध्यान रखना है सभी को कि हमने ये सेकेंड 5-year प्लान में स्टार्ट करा था. ओके, क्लियर. सो व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स वेरियस इश्यूज, कनेक्ट्स विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो ये होता है एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी. क्लियर. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अपने अलग अलग रूल्स, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को अडॉप्ट करने पड़ते हैं. ओके. तो जो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन हुआ था वो हुआ था 1948 में, यानी कि 5-year प्लान से पहले. ठीक है. सो दिस वाज योर फर्स्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन जो कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा था. ठीक है. बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू इट हैड फेस्ड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, जिसकी वजह से हमें एक फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की जरूरत थी. ठीक है. तो फाइनली 30th of April 1956 में हमने सेकेंड पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान, एंड दैट वाज IPR 1956. ओके, क्लियर. अब हम पढ़ने वाले हैं कि IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर हमने क्या किया था. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दैट IPR 1956 जो अडॉप्ट किया गया था उसमें सारी की सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बाइफोकेट कर दिया गया था. ठीक है. 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बाइफोकेट कर दिया गया था. अब एक एक कर तीनों कैटेगरीज में पढ़ते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करा गया था. सबसे पहले इट वॉज Schedule A. Schedule A में कितनी इंडस्ट्रीज थी? Schedule A में there were 17 industries which were owned by the state. तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को हमने Schedule A में डाला था, और ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही मैनेज करा था, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एंटर बिल्कुल भी नहीं करने दिया गया था. ओके. देन कम Schedule B. Schedule B में there were 12 industries and these were progressively state owned. यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी वर्क होगा वो होगा ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी वर्क विल बी परफॉर्म बाय द प्राइवेट सेक्टर. सो बेसिकली यहाँ पर 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर ही मैनेज करेंगे. ओके. एंड Schedule C में सारी के सारी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज Schedule C में डाल दी गई थी, और ये सारी इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट सेक्टर ही मैनेज कर रहा था. क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है. तो एक एक कर तीनों इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं. सबसे पहले वी हैव Schedule A. तो Schedule A फर्स्ट कैटेगरी इंडस्ट्रीज है which were exclusively owned by state, and यहाँ पर
17 इंडस्ट्रीज थी टॉप प्रायोरिटी की. ओके, फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड एमिनेशंस, atomic energy, heavy and core industries, aircraft, oil, railways and shipping, etc. Clear? Next we have schedule B. Schedule B, in this schedule 12 industries were there which were progressively state owned. यानी कि यहाँ पर प्राइमरी वर्क जो रहेगा वो पब्लिक सेक्टर का रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का एक सप्लीमेंट्री काम रहेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, machine tools, fertilizers, etc. Clear? Now next is schedule C. Schedule C again, यहाँ पर सारी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो एक प्राइवेट सेक्टर ही ऑपरेट करेगा. क्लियर है ये बात? ओके, सो अगेन ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का टॉपिक है ये आपका अगेन आईपीआर के अंदर 3 to 4 मार्क का अलग से भी पूछा जा सकता है. ओके, फाइन. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि आईपीआर में हमने अंडर आईपीआर 1956 गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग विच वाज नोन एज लाइसेंस राज. तो आईपीआर 1956 में लाइसेंस राज इंट्रोड्यूस हुआ था. तो अब हम इलाबोरेट कर लाइसेंस राज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो हम इलाबोरेट कर लाइसेंस राज के बारे में पढ़ेंगे. देखो लाइसेंस राज का देखो सिंपल मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ड्राइविंग भी करते हो तो आपको गाड़ी या स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सिमिलरली अगर आपको कोई इंडस्ट्री ऑपरेट करनी है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ था लाइसेंस राज. अब लाइसेंस राज के क्या क्या पॉइंटर्स है, क्या क्या उसका मतलब है, वो अब हम पढ़ने वाले. ओके, सो एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स. तो अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए एक रिटन परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से और वही है आपका लाइसेंस राज. ओके, लाइसेंस राज में क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज थी. सबसे पहले अगर आपको नई इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आपको एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. और अगर आपको नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, यानी कि अगर अभी आप 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अब अगर आपको तीसरा या चौथा प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर? तो अब हम लाइसेंस राज को इधर इलाबोरेट करके पढ़े कि देखो सबसे पहले आपने इंडस्ट्रियल लाइसेंस का मतलब देखा. अब हम लाइसेंस राज के और पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं. तो लाइसेंस राज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईपीआर 1956, ये भी आपका 3 to 4 मार्क का पूछा जाएगा. ठीक है, तो लाइसेंस राज में क्या क्या था वो अब हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले इसकी एक कंडीशन थी दैट नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो जब तक आप गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ले लेते हो आप नई इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते हो. सेकेंड, इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया. अगर किसी भी पर्सन को किसी भी इंडस्ट्री सेटअप होनी है अगर इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया तो उस केस में लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है. अकेला लाइसेंस इजीली नहीं मिलता, गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारे और कंसेशन, बहुत सारे और बेनिफिट्स भी देती है. जैसे वो हम देख लेते हैं. गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशन देती है लाइक टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ रेट. और इसका मेजर पर्पस क्या होता है, दैट वाज to promote the regional equality. Clear? Third, license was needed even if the existing units was to expand the output or diversify production. यानी कि अगर आपको अपना आउटपुट को एक्सपैंड करना है या फिर आपको अपनी प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा. क्लियर? आई होप ये क्लियर है कि लाइसेंस राज में क्या क्या था. ओके, नाउ next we'll be studying about the small scale industries. So this is a very important topic. Again, this topic can come for 3 to 4 mark. Clear? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है, अगर हम 1950 की बात करें तो अगर किसी भी इंडस्ट्री की लिमिट जो है वो है 5 लाख रुपीज़. अगर किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लग रही है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अगर प्रेजेंट में किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए 1 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं. इस वजह से हमें इनको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इनके बारे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की गवर्नमेंट इनके बारे में बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखे और उनको डेवलप करने के कुछ ना कुछ स्टेप्स ले.
ठीक है। तो सबसे पहले 1955 में एक विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुई विच वाज आल्सो नोन एज कार्वे कमेटी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कौन सी कमेटी एस्टैब्लिश हुई, दैट वाज अ कर्वे कमेटी। कमेटी का मतलब क्या होता है, कमेटी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और कर्वे कमेटी कब स्टार्ट हुई, इन द ईयर 1955। तो ये चीज आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। सो बेसिकली अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद reference to maximum investment allowed on assets. The limit has changed from 5 lakh rupees in 1950 to the present limit of 1 crore rupees. तो अगर 1950 में किसी भी इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीस तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, और अगर प्रेजेंट में किसी भी इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपीस तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। क्लियर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है वो भी हमने पढ़ा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप क्यों करना है, तो उसका मेजर रीजन क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसमें सिंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होती है, इसलिए ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, किससे, फ्रॉम द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अब गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्रॉम द बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 मेजर्स लिए, कौन कौन से, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेगा, वो बिग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। तो ऑटोमेटिकली सारा जो काम रहेगा वो उनको डेवलप, वो सारा सारा प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेगी उन गुड्स को, ठीक है, क्लियर। और दूसरा क्या है, वेरियस कंसेशंस, यानी कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं तो उनको तरह तरह के गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलेंगे। कैसे कैसे इंसेंटिव्स हो सकते हैं, इट कुड बी लोअर एक्साइज ड्यूटी, इट कुड बी इंटरेस्ट फ्री लोन, और इंटरेस्ट एट और लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं so that government could protect the small scale industries from the big firms, clear, okay। so I hope small scale industries का concept सबको एकदम clear हो चुका है, okay, फाइन। अब एक बार हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब एक बार हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उस केस में हमने 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या ऐसे स्ट्रेंथ्स देखी और कौन कौन सी ऐसी हमने वीकनेसेस ऑब्जर्व करी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा दैट द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7-year प्लान वॉज इम्प्रेसिव इंडीड, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म करा बिटवीन 1950 टू 1990, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमारी जीडीपी को इंक्रीज करा। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहले इट वाज 13% बिटवीन 1950 टू 1951, जो कि इंक्रीज हो गया टू 24.6% बिटवीन 1990 टू 1991, ओके। The rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है। Also 6% एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड इट इज क्वाइट कमेंडेबल, क्लियर। तो ये आपको ये स्टैट्स याद करना पड़ेगा, ओके, फाइन। नेक्स्ट क्या है, इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट इंडस्ट्रीज, ठीक है। सिर्फ उधर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी और बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई थी। In fact, industrial sector became well diversified by 1990 only due to the public sector. Okay. Third, also the promotion of the स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी हमने एसएसआईज के बारे में पता, एसएसआईज स्टार्ट हुई, एस्टैब्लिश हुई, इन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जिसके कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने इकोनॉमी में देखी, क्लियर। इसमें एक बात ध्यान रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट ग्रोथ विद इक्विटी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अभी ये 4th पॉइंट छोड़ दो।
ओके, नेक्स्ट वी हैव लाइसेंसिंग पॉलिसी। अभी हमने लाइसेंस राज के बारे में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले कि लाइसेंस राज के क्या क्या क्रिटिकल अप्रेजल है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइसेंस राज को लाइसेंसेस को मिसयूज भी किया गया था। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप पेन प्रोड्यूस कर रहे हो एंड आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया तो टू प्रोड्यूस पेन, अब अगर आपने वो लाइसेंस ले लिया तो कोई और नया प्रोड्यूसर उसका लाइसेंस नहीं ले सकता। तो अब आप इस चीज़ का नाजायज फायदा भी उठा सकते हो, यानी कि आप हो सकता है आप ढंग से प्रोड्यूस ना करो और किसी और को भी प्रोड्यूस आप नहीं करने दे रहे, इस वजह से लाइसेंस का मिसयूज हो सकता है। सेकेंड क्या है, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि लाइसेंस लेना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही मेहनत वाला काम और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक क्यूबरसम टास्क है। क्लियर है ये बात? ओके, सो आई होप लाइसेंस राज का भी आपको क्रिटिकल अप्रेजल हुआ, समझ आया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी अब हम पढ़ने वाले कि देखो, पब्लिक सेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर का इंट्रोड्यूस होना, पब्लिक सेक्टर का आना बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अब ये भी ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर अपना जो सारा ध्यान है वो स्ट्रैटेजिक एरियाज पे लगाए। नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज पे पब्लिक सेक्टर को ध्यान नहीं देना पड़ा था, नहीं देना चाहिए था। बट यही एक ड्रॉबैक देखा गया था एट दैट टाइम कि पब्लिक सेक्टर जो ध्यान दे रहा था वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक एरिया पे नहीं, बल्कि वो नॉन स्ट्रैटेजिक एरिया पे भी ध्यान दे रहा था। जो सेक्टर्स एक प्राइवेट सेक्टर बहुत आराम से संभाल सकता था, वहां पर भी पब्लिक सेक्टर इंटरवीन कर उन सेक्टर्स पे ध्यान दे रहा था। इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर को थोड़े से लॉसेस फेस करने पड़े थे, बट स्टिल लॉसेस के कारण ऐसा तो नहीं है ना कि पब्लिक सेक्टर बिल्कुल शट डाउन हो जाए। इतना आसान नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री के लिए शट होना। देयरफॉर यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का एक ड्रॉबैक हमने देखा था। ठीक है, एक बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। हाउएवर, public sector continue to monopolize in certain non-essential areas which could easily be handled by the private sector। जिन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर आसानी से काम कर सकता था, वहां पर भी पब्लिक सेक्टर इंटरवीन कर काम कर रहा था, जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। Okay, as a result, precious funds of public sector channelized into areas where private sector could have been easily engaged. ठीक है, many public sector firms also incurred huge losses but continue to function because of difficulty of closing of an government undertaking। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को क्लोज करना, देखो किसी भी इंडस्ट्री को बंद करना, लॉसेस आ गए तो एकदम से बंद करना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। क्लियर है? ओके, एंड द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन सच नॉन एसेंशियल एरियाज वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स। वो तो ऑब्वियस है, क्रिटिसिज्म तो मिलना ही मिलना है। क्लियर? तो आई होप आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के सारे क्रिटिकल अप्रेजल किस तरह से हुआ है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। जीडीपी वाला पॉइंट, देन डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट, देन एसएसआई वाला पॉइंट, देन लाइसेंस राज वाला पॉइंट एंड देन पब्लिक सेक्टर वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गए 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट अगेन आपके 3 to 4 मार्क के क्रिटिकल अप्रेजल में आ सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब हम लास्ट सेक्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फॉरेन सेक्टर। यानी कि यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या पॉलिसी मेजर्स लिए, ऐसे क्या स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू डेवलप द फॉरेन सेक्टर। देखो, फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या होता है वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो बेसिकली फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया किसी भी नेशन से ट्रेड करे, यानी कि अगर इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर इंडिया ट्रेड कर रही है तो वो क्या होगा, दैट बिकम्स द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, सो 1950 के ड्यूरेशन में इंडिया का जो मेजर शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में, दैट वाज ओनली 1.78%। इतना कम क्यों था? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि इंडिया से सारा रॉ मटेरियल उन्हीं के पास जाएगा एंड ब्रिटेन से सारा का सारा फिनिश गुड इंडिया के पास आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉल हुई थी एंड डिमांड भी इंडियन गुड्स की बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो गई थी। तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल के बाद हमने जब फॉरेन सेक्टर को डेवलप करा बिटवीन 1950 to 1990 के बीच में, तो यहाँ पर हमने डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक ट्रेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी एंड उस ट्रेड पॉलिसी का नाम क्या था? इट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
तो फॉरेन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई थी एंड दैट वाज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट मीन्स फॉरेन गुड्स एंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? टू रिप्लेस। ठीक है, सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का टुगेदर मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी फॉरेन गुड को रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली अगर हम फॉरेन गुड्स को रिप्लेस कर दे बाय डोमेस्टिक गुड्स तो वो क्या हो जाएगी? वो कहलाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाया था टू डेवलप द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। So import substitution is basically a trade policy which is an inward looking trade strategy। इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है? इनवर्ड लुकिंग का मतलब होता है अंदर देखना, यानी कि इंडिया को अपनी स्टेट्स में ही देखना चाहिए और अपनी स्टेट्स के ही गुड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी इंडिया को आउटवर्ड नहीं देखना है, बिल्कुल भी इंडिया को इंपोर्ट नहीं करना है, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ अपने ही गुड्स को यूज करना है। अगर इंडिया अपने ही गुड्स को यूज करेगी तो इंडिया कुड बिकम सेल्फ रिलायंट, करेक्ट? ठीक है, so this strategy is also known as import substitution. So import substitution basically means it refers to policy of replacement or substitution of imports by domestic production। तो यानी कि अगर हम किसी भी फॉरेन गुड को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या होता है? दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी व्हीकल है वो अगर आप पहले इंपोर्ट कर रहे थे, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहेगा कि अब आप इंपोर्ट मत करो उस व्हीकल को, अब वो व्हीकल की प्रोडक्शन यानी कि अब उस व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होनी चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को? ओके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बेसिक एम क्या था? सो द बेसिक एम of import substitution was to protect the domestic industries from foreign competition। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर हम इंडिया में सब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इससे हम फॉरेन कंपटीशन से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। क्लियर? सो व्हाट वर द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? पहला क्या है? सेविंग्स ऑफ द प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो हमें बाहर पैसा देना पड़ेगा, तो अगर हम उनको बाहर पैसा देते हैं तो इससे हमारे पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज फॉल कर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरे नेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाएगी। इसीलिए अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा फॉरेन एक्सचेंज को संभाल कर रखें, सेव कर रखें। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अंडर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? नाउ वी अब हम सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, हम किसी और नेशन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेक्ट क्लियर है सबको कि एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है और इसका मतलब क्या होता है? टू रिप्लेस और टू सब्स्टिट्यूट फॉरेन गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर? इसका बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव्स भी आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, सो ये पूरा आपका 3 to 4 मार्क का अगेन आ सकता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को समझाओ कि वो क्या होता है, एंड ये भी आ सकता है कि फॉरेन की मतलब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे टू डेवलप द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन इंपोर्ट से बचने के लिए कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए थे। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर हम किसी को भी रोक नहीं सकते कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बट हम कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं सो दैट लोग इंपोर्ट अपने आप ही कम करें, खुद ही वो डिस्करेज हो जाए इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अपनाए थे इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो टैरिफ बैरियर पहला गवर्नमेंट ने अपनाया था, टैरिफ लगाया था। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ इज अ टैक्स लीव्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ना टैरिफ को बढ़ा दिया था, यानी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो बेशक करो आप इंपोर्ट, बट अब आपको इंपोर्ट अगर करना है तो अब आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा इंपोर्ट करने में, तो लोग ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करने में डिस्करेज हो गए थे। ठीक है, सो द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग heavy duty on imported good was to make them more expensive and discourage their use। ठीक है, सेकेंड जो नॉन टैरिफ बैरियर गवर्नमेंट ने अपनाया था दैट वाज कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा एक नॉन टैरिफ बैरियर है दैट वाज इम्पोज्ड ऑन द
क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वहां पर एक कोटा लगा दिया, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उधर भी एक कोटा लगा दिया। कोटा का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना, कि आप सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप सिर्फ इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब एक्सपोर्ट पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा दी? फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को किसी गुड की जरूरत है, तो अगर इंडिया के गुड्स अगर बाहर चले जाएंगे तो इंडिया की कंजम्पशन कैसे फुलफिल हो पाएगी? इस वजह से एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना भी जरूरी है। बट हमें इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कोटा जो इम्पोज किया गया था, वो इम्पोज किया गया था ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यानी कि अगर हमें किसी भी गुड को इंपोर्ट करना है तो हम उसको एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर वाज अ फिक्सिंग ऑफ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ द कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो इंपोर्ट्स पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि आप सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका 3 to 4 मार्क का आ सकता है कि कौन से ऐसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंडर कौन से ऐसे चीजें, कौन से ऐसे बैरियर्स फॉलो करे गए थे या फिर कौन से ऐसे तरीके अपनाए गए थे टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इनफैक्ट ये पूरा जो टॉपिक है ना आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, ये पूरा कंबाइन में भी 3 से 4 नंबर का आ सकता है टिल हियर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स करेंगे ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो इससे क्या क्या अच्छा होता है, और अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है तो इससे क्या क्या बुरा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स कर लेते हैं ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इट हेल्प्स टू सेव द फॉरेन करेंसी। ठीक है, दूसरा इट क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है। थर्डली इट हेल्प्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, तो इससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस भी बिल्ड हुआ। फोर्थ इट हेल्प्स इकोनॉमी टू अचीव सेल्फ रिलायंस। ठीक है, क्लियर है। तो ये चारों पॉइंट्स है ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे कुछ लिमिटेशंस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर इकोनॉमी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, सबसे पहला नुकसान जो है वो है इट लीड्स टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट डिस्करेजेस द कंपटीशन। क्लियर है, तो इन डोमेस्टिक गुड्स को कोई कंपटीशन ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, तो इससे मोनोपोलीज भी क्रिएट हो सकती है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन भी हो सकती है, मॉडर्नाइजेशन भी कम हो सकती है, और इससे रिसोर्सेज का भी इरेशनल यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 रीजन है, आई होप आप सभी को क्लियर है ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर एवरीबडी? ओके, अब यहाँ पर क्रिटिकल अप्रेजल में हमने एक पॉइंट छोड़ा था, पॉइंट नंबर 4। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली this point is the critical appraisal of the foreign sector। ठीक है, फॉरेन सेक्टर की क्या क्या स्ट्रेंथ और क्या क्या वीकनेसेस थी वो हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर। सो बेसिकली फॉरेन सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजें अपनाई गई थी। पहला क्या है, इट वॉज एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यानी कि सिर्फ इनवर्ड ओरिएंटेड ही स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें और सिर्फ हम डोमेस्टिक गुड्स ही यूज करेंगे। सेकंड, इट हैज अ लैक ऑफ कंपटीशन। सो ऑब्वियसली अगर हम खुद ही सब कुछ डोमेस्टिकली सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कंपटीशन फेस करने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती और मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो पाएगी। क्लियर है, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फॉरेन सेक्टर। ओके, सो आई होप चैप्टर इज क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ पर हमने 3 सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स अपनाए हैं वो अभी हम तीनों सेक्टर्स के कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम पूरा 1950 से लेकर 1990 के बीच में इकोनॉमी के बारे में पूरी स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है ये बात? ओके, अब इसी यूनिट में इन द चैप्टर 3 हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्रॉम 1991 कि 1991 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज नोन एज LPG।
जी पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अपनाई गई थी इन द ईयर 1991, जो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी आप एक बार ये कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आपको सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी बिकॉज दिस कुड ऑल्सो कम इन अ chronological order. Okay, so I hope chapter 2 is clear to everybody. Thank you so much for watching.